सो गाइस, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी कैसे होंगे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, राइट। तो सबसे पहले सकुशल मंगल तो आपसे पूछ लिया गया है। तो आज की जो क्लास होगी उसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, आखिर ये क्लास होने किसकी वाली है। तो देखिए, आज की क्लास आपकी इकोनॉमिक्स के रहने वाली है और इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन इस वीडियो में है। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्लासें आएंगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए, और आपका एग्जाम बहुत ही निकट है। देखिए, इकोनॉमिक्स आपके, चाहे आप सीबीएसई स्टूडेंट हो या एनसीईआरटी स्टूडेंट हो, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खराब किए। तो देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। सार्वजनिक व्यय, कर, सार्वजनिक ऋण, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। राजकोषीय नीति में सार्वजनिक व्यय को भी शामिल करते हैं, कर को भी और सार्वजनिक ऋण को भी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है, तो इंडियन का रिजर्व बैंक, इंडिया रिजर्व बैंक, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा साख नियंत्रण का परिणामात्मक उपाय नहीं है। तो जिसमें परिणाम ना निकले वो परिणाम, तो वैसे तो परिमाणात्मक जो उपाय होते हैं उसमें परिणाम निकलते हैं, लेकिन यहाँ पूछा कौन सा नहीं है। तो इसमें आपको बताना है, खुले बाजार की प्रक्रिया ये तो है, बैंक दर ये भी है, नैतिक दबाव, आप किसी के ऊपर भी नैतिक दबाव नहीं डाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। वृद्धावस्था पेंशन, शेयर बिक्री से प्राप्त आयों को, स्मगलिंग से प्राप्त आय को, इनमें से सभी। ये राइट आंसर होगा। इन सभी को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय, मूल्य का मापक, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट होगा। ये तीनों जो है वो मुद्रा के प्राथमिक कार्यों में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है किससे। कीमत स्तर से है, रोजगार स्तर से भी है, राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से। तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समष्टि स्तर पर निर्णय कौन लेता है। परिवार, फर्म, राज्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फर्म। एक फर्म जो होती है वो समष्टि स्तर अर्थात राज्य स्तर पर या देश स्तर पर निर्णय लेती है। परिवार जो आपके छोटे स्तर पर निर्णय लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी थी। तो जे.एम. किन्स ने। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है जे.एम. किन्स को। ये इन्होंने ही द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। नवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट, ये जो है आपका फॉर्मूला जो है वो सही रहने वाला है और बाकी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किससे बचा जाता है। बहुल गणना ये तो होती है, एकल गणना ये भी होती है, इनमें से कोई नहीं, या दोहरी गणना। इसका राइट आंसर होगा दोहरी गणना से बचा जाता है राष्ट्रीय आय की गणना में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सी भाषा से उद्भूत है। मतलब माइक्रो शब्द किस भाषा का शब्द है। तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत नियोजन या समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये सभी अर्थव्यवस्था के प्रकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। तो इसका राइट आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिक्सड इकोनॉमी जो होती है उसमें आपके निजी क्षेत्र भी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का समन्वय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता आपकी शून्य हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांग का नियम व्यक्त करता है वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच जो संबंध होता है उसी को आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड जो होती है वो आपके प्रदर्शित करता है। ये डिमांड, ये नियम जो है मांग का नियम, वो आपके वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच के रिलेशन को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन क्वेश्चनों को आप एक कॉपी में उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए।
पीडीएफ बना के सेव कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। ये आपकी बोर्ड एग्जाम में रिपीट होंगे, ये मैं आप सभी से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ। तो आप सभी इनको सेव कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तटस्थता वक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सैमुअल्सन ने तटस्थता वक्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तटस्थ वक्र का झुकाव होता है तो बाएं से दाएं होता है, बाएं से दाएं झुका हुआ होता है तटस्थ वक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तटस्थ वक्र विश्लेषण किस अवधारणा पर आधारित है? तो गणना, वाचक माप और क्रमगत, ये दोनों ही है, इसमें ए और बी दोनों ही है, दोनों पर आधारित होता है आपका तटस्थ वक्र विश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादक के निम्न में से कौन से साधन है? कौन से साधन है? तो भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था और इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे जो है वो उत्पादन के साधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमांत उत्पाद को व्यक्त किया जा सकता है। तो मैंने आपको सभी को पहले भी जो इकोनॉमिक्स की क्लास डाली है उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो आप सभी को ये क्वेश्चन आता होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। एमपी बराबर डेल टीपी और बटे में डेल एल। इसका मतलब होता है टीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन और एल का मतलब होता है श्रम की या किसी भी जो क्वांटिटी उसकी इकाइयाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणक को निम्न में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ ये भी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। के बराबर क्या होता है? डेल एस अपॉन डेल आई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री शुल्क, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये सारे जो हैं वो आपके अप्रत्यक्ष कर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यापार शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मदें सम्मिलित होती है? तो अदृश्य मदें, दृश्य मदें, पूंजी अंतरण और इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गए। सारी मदें जो है वो व्यापार शेष के अंतर्गत शामिल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण के दौरान उत्पन्न होता है? तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही है, जो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों ही उत्पन्न होते हैं पुल के निर्माण के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। भारत का वित्तीय वर्ष है, तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय काल होता है, वित्तीय वर्ष होता है। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे मेरी 2 क्लासें आती है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल के एमसीक्यूज आपको करवाए जाते हैं। तो आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और आप सभी क्लासें टाइम से अटेंड कर सकें। तो आज की क्लास में यहीं तक। अगली क्लास का वेट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।